Yes, thank you. Chalo. Priyanka is laughing. Hi, Rutuja. Very good evening to you. Gayatri, hello. Good evening. Yes. Gayatri भी है. Sorry. I know Gayatri is also there. अरे केशव बायो का ना वो बना रहा हूँ मैं. Actually, I'm not getting time to create a playlist for of my recordings. But the moment it will be done, I'm trying कि अगले 1-2 दिन में वो बन जाए. तो definitely I'll do that. म्यूट अनम्यूट जल्दी मिलेगा अनिकांत. डोंट वरी. राइट नाउ तो मैं नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को ऑप्शन. बट वंस वी स्टार्ट वी विल डेफिनेटली लेट यू. रातों रात सेलिब्रिटी बन गया. अरे कांटेक्ट नंबर प्रियंक दिया था ना मैंने लास्ट टाइम. भूल गया सब कुछ. प्रियंक. मिस्टर प्रियंक. ये क्या हो गया. ओके अभी ना मुझे. हाँ देता हूँ 1-2 मिनट रुको जरा. वेट फॉर अ मिनट. लेट मी चेंज. एक मिनट. हाँ ओके चलो. Now I have given my sharing. बिल्लियों क्या होगा. आई नो यार वो बिल्ली जाने को ही तैयार नहीं. मस्त आवाज कर रही है. थैंक यू अनिकांत फॉर सच ए नाइस गेस्चर. यस. अरे वो भूखी है अनन्या. उसको भूख लगी तो चिल्ला रही है जोर जोर से. तो हम लोग अभी इसको खाना दे रहे हैं. ठीक है डोंट वरी. नहीं नहीं मारा नहीं है मैंने उसको. मैं क्यों मारूंगा. कुछ भी. चलो हम लोगों को पढ़ना है ग्लैंड्स राइट. लार्ज इंटेस्टाइन हमारा खत्म हो गया है. and we have to start with the glands. Yes, correct. Okay, चलो glands के बारे में थोड़ा डिस्कस करना चालू कर देते हैं. Now, before we start with the gland, a small recap of what we have learned in the last lecture. What did we learn in the last lecture was the entire alimentary canal. तो पूरा alimentary canal हम लोगों ने खत्म किया था. Yeah, सर can we get recording? Yes, recording मिलेगा. This is my number. I am writing it here on the screen. Please write it down. दिसलं सगळ्यांना प्रियंक. मेरा नंबर दिखा. वो मारो नंबर 6. Please write it down. अनन्या सिंह आज एक वीक के बाद आपका वीडियो दिखा क्योंकि तेरा नेट अच्छा हो गया अनन्या. इसके लिए आज मेरा वीडियो दिखा है तुझे. चलो गुड. प्रियंक लिया क्या नंबर तूने. ओए मिस्टर प्रियंक. मास्टर प्रियंक. हैव यू टेकन दिस नंबर डाउन. नोटेड. Noted. Good. Chalo, thank you very much. Now, before we start with the typical glands, that is, cervical lectures 2 hours होगा. आज का 1.5 घंटे का है बेटा. और थोड़ा 5 मिनट में जल्दी चलूंगा. आता चालू से लेक्चरचा नंबर काय आहे. बापरे दैट इज डिफिकल्ट यार. अभी मुझे पता नहीं. मेरे ख्याल से चौथा या पांचवा है. 4th और 5th लेक्चर. मैसेज किया था पूरे लेक्चर. हाँ केशव आपने किया है लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा है बच्चा. वो मीटिंग में इंटर होके उसका आईडी क्रिएट करके भेजने के लिए ना. आई एम नॉट गेटिंग टाइम. टुमारो 100% क्योंकि आज रात 9 बजे तक मैं पूरा बिजी हूँ. उसके बाद मुझे नहीं लगता मुझमें वो एनर्जी रहेगा टू सेंड यू मैसेजेस एंड टू सेंड यू द मीटिंग.
क्योंकि बहुत सारा काम है मुझे अभी अभी से लेके रात को 9 बजे तक। एक बार वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद कल से मैं सिर्फ आपके लिए काम करूंगा, तो आपको जो चाहिए जैसा चाहिए वो सब इंफॉर्मेशन मिलेगा। ओके, चलो विल स्टार्ट, विल हैव अ शॉर्ट रिकैप ऑफ, फटाफट मैं अभी रिकैप कर रहा हूँ, सब लोग अच्छे से सुनो, कोई भी कुछ भी टाइप करेगा नहीं अपने चैट बॉक्स में, सिर्फ सुनोगे। इफ यू रिमेंबर वी हैड स्टार्टेड विद द एलिमेंट्री कैनल व्हिच स्टार्ट्स विद द स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द माउथ, व्हिच इज नथिंग बट अ ट्रांसवर्स slit like an opening which is guarded by upper lip and lower lip, which then enters inside as a oral cavity. Oral cavity has different types of structure, like for example, the floor of the oral cavity is formed by the tongue, then the side walls are formed by the cheek, and the roof is formed by the palate. The roof will have two different structures. The anterior part is called as the hard palate, the posterior part is called as the soft palate. Anterior part of the palate will have the rugae, which helps in holding the food inside the mouth. Other than the palate and the tongue, we are going to have the teeth. Our arrangement of the teeth is such that the four different types of teeth are present. Therefore, we call this arrangement as the heterodont type of teeth. Since the teeth are embedded in the sockets of the jawbone, therefore we call this as the thecodont type of teeth. And then, of course, we have four different sets of teeth, and the sets of teeth in our during our lifetime, it comes twice. And since the number of teeth they erupt twice in our lifetime, therefore we call this as diphodont type of a condition. Right. Now, incisors, canines, premolars, and molars are the four different types of teeth which are present in our jaw, where the dental formula in adults or children is going to be 2 by 2, 1 by 1, 0 by 0, 2 by 2. Dental formula in adolescent age group will be 2 by 2, 1 by 1, 2 by 2, 2 by 2. And dental formula in adults will be 2 by 2, 1 by 1, 2 by 2, 3 by 3. This is then followed by, of course, the tongue, which forms the floor of the entire oral cavity or the mouth cavity. And it is basically a highly muscular and a vascular structure. And the surface of the tongue will have the papillae in the center, and the entire tongue will have different areas for the taste because it has different types of taste buds. So the tip region of the tongue will have the sweet taste sensation. On the sides, it's going to have salty taste. Further on the sides, it's going to have sour and spicy, and posteriorly, it's going to have the bitter taste. In the middle, generally, we have the papillae, which are sensitive to the pain, pressure, and touch sensation. Right. Tongue from the posteriorly attached to a single solitary bone called as the hyoid bone. Anteriorly, the tongue will be attached to the base of the or the floor of the mouth cavity with the help of a structure known as the frenulum. Further inside the mouth, we have a structure known as the uvula, which actually covers the opening of the nasopharynx at the time when we are swallowing the food. So it looks like a small structure which is hanging inside the oral cavity. Oral cavity further is followed by a structure known as the pharynx, which is a common tract for both the digestive system as well as respiratory system. It further continues down as a esophagus, which is 25 centimeters long in adults. And esophagus is made up of longitudinal and circular muscles, and the inner lining is lined by the mucous membrane. It has the typical rhythmic contraction and relaxation of the muscles, which is known as the peristalsis. And with the continuous peristaltic movement, the food is pushed down into the stomach. Inside the stomach, as we all know, it's a J-shaped organ, and it has four different structures or four different parts. The uppermost part is known as the cardiac end of the stomach. Then we have a dome-shaped structure called as the fundus, followed by the body, followed by pylorus or pyloric end. Pyloric end will end with the small cavity called as the antrum. Cardiac end of the stomach will be guarded by a sphincter muscle to make sure that the flow of the food is in one direction through the esophagus called as cardiac sphincter. Pyloric end of the stomach will also be guarded by the pyloric sphincter, which does not allow the food to directly enter in the duodenum before it gets partly digested inside the stomach. Inside the stomach, we are going to have the infoldings called as the gastric rugae, which further helps in the churning mechanism. So we call that as mechanical digestion. And along with that, as the stomach has gastric glands, so it starts releasing the gastric juice, which helps in the further chemical digestion. Inside the stomach, the partly digested food will now remain for another 1.5 to 2 hours, because the entire process will take 1.5 to 2 hours to completely partly digest the food. This partly digested food from the stomach will now enter into the duodenum.
which is the first part of the small intestine. The approximate length of the small intestine is 6 meters, out of which duodenum is 25 centimeters, jejunum is 2.5 centimeters, and ileum is 3.5 centimeters. Jejunum is slightly smaller in diameter as compared to duodenum, and jejunum is bigger than the ileum. So, ileum's diameter is bigger than the jejunum. So, longest portion of the small intestine is going to be the ileum. So, the digestion starts in the duodenum, continues in the jejunum, and is completed in the ileum. But ileum will also help in absorption of the food, because the entire small intestine and the lining of the small intestine will have the infolding called as the villi. Through the villi, the absorption of the digested food will take place. Correct? So small intestine, which is also known as the enteron. Further, then small intestine continues with another important structure called as the large intestine, which has an approximate length of 1.5 meters in adults. It starts with a blind pouch or a pouch-like structure called as the cecum, which is a continuation of the ileum of the small intestine. So it forms a joint or a junction there called as the ileocecal junction, which has a small worm-like structure known as the vermiform appendix, which is now a vestigial organ, what was useful in the ancient human beings, because we used to eat the raw vegetables. And to digest the raw vegetables, appendix used to secrete certain enzymes. But since the time we have stopped eating raw vegetables, appendix has become vestigial. Cecum, which is a pouch-like structure, further continues. Sorry, I'm so sorry. Cecum then further continues with another important structure, that is the where the food will be pushed in the upward direction, that is known as ascending colon. Then the food will be pushed in the transverse direction, so it is called as the transverse colon. Then the food is pushed downwards, so it is called as descending colon. No process of digestion takes place in the large intestine, but some amount of absorption of the water and the minerals, that is salts, will take place in the large intestine. So large intestine helps in binding the undigested waste, which then eventually will be released into a small structure, a temporary storage organ for the fecal matter called as the rectum. Of course, when the food comes down in the downward direction, that is through the descending colon, it continues with the sigmoid colon, and from the sigmoid colon, it enters the rectum, where it will be stored for some time before it is released out from the anus. So rectum therefore will be called as the temporary storage organ. Rectum is then followed by anal canal, and anal canal opens outside as the anus, which is guarded again by the sphincter muscle for the release of undigested waste. This is your entire alimentary canal. I hope everyone has heard this properly. थोड़ा मैंने मेथड बदल दिया, आज क्वेश्चंस नहीं पूछे, आज मैंने सब बड़बड़ मेरी तरफ से की, और ये पूरी बड़बड़ में मैंने 3 या 4 बार ब्रीदिंग किया है। ठीक है, तो आई हैव टेकन ब्रीदिंग मैंने सिर्फ 4 बार किया है गिन के, ये पूरा जो मैं बात कर रहा था इसमें। यस, परफेक्ट भक्ति, थैंक यू। तो ऐसा ब्रीदिंग प्रैक्टिस भी करो, इट विल हेल्प। सर, एनिमल लाइक डॉग्स डू नॉट, यस, डॉग्स डू नॉट हैव द सॉफ्ट पैलेट, दे विल हैव ओनली हार्ड पैलेट। Appendix isn't really a storehouse of the WBCs, but functions as a correct. Shraddha, you're right. It used to function as a lymphoid organ. Now also it is not being used as a lymphoid organ by the body. Okay, you're right. I know. I have done the yoga. Yes. ये देखो, अद्वैत ठाकुर कुछ भी बोल रहा है। योगा एक्चुअली जरूरी है, ब्रीदिंग प्रैक्टिस होना जरूरी है, नॉन स्टॉप आपको बात करके आना चाहिए इन वन ब्रेथ, essential important. चलो आगे बढ़ते हैं. Now we'll start with the next part of the very important part of the topic, that is the digestive glands. थोड़ा ध्यान दो इधर सब लोग, अभी अच्छे से ध्यान दो और सुनो मेरी बात. Digestive glands में inside the mouth we have a first gland called as the salivary gland. Then just besides the stomach we have another gland called as the liver, and behind the stomach there is one more gland called as the pancreas. But inside the stomach के अंदर, वो दिखाया नहीं है क्योंकि स्टमक के अंदर है, तो we call this as the gastric gland. And inside the small intestine we have another gland that is known as intestinal
ग्लैंड। तो ऐसे ये अलग अलग ग्लैंड्स रहेंगे, ठीक है। वैसे अलग अलग टाइप के ग्लैंड्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, एंड ऑल दीज ग्लैंड्स विल बी हेल्पफुल फॉर व्हाट? So these glands will be helpful for the process of digestion, and because they are helpful for the process of digestion, therefore we call them as the digestive glands. जरा एक मिनट रुको, मैं just give me a minute, I need to drink some water क्योंकि मैंने नॉन स्टॉप बड़बड़ किया अभी। चलो, पहला पहला ग्लैंड हम लोग पढ़ना चालू कर दे। टिल द टाइम द वाटर कम्स, आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट ग्लैंड। द फर्स्ट ग्लैंड व्हिच वी आर गोइंग टू लर्न हियर इज द सलाइवरी ग्लैंड। अभी थोड़ा अच्छे से ध्यान दो सब लोग, क्वेश्चंस बाद में पूछना, ठीक है, समझ लो, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो तुझे अभी तक हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड पढ़ा ही नहीं है, ओके। अभी सारे ग्लैंड पढ़ने हैं अपने को, सो डोंट वरी, हर एक ग्लैंड का इंफॉर्मेशन डिटेल में मिलेगा, टेंशन नहीं लेने का, सिर्फ पढ़ाई करने का और हम जो बोलेगा उसको फॉलो करने का, ओके। बात चालू, गुड। Salivary gland. Now, as we all know, salivary gland is present inside the mouth. There are three different types of salivary glands. So we call this as the three pairs of salivary glands. So sweet Rutuja saying yes, boss. Three pairs of salivary glands are present inside the mouth. Pairs मतलब क्या? तीन इधर रहेंगे, तीन इधर रहेंगे। एक ऐसा इधर रहता है कान के इधर like this, फिर एक यहाँ पे रहेगा somewhere here in this region, और एक इधर रहता है somewhere in this region. So the one which is present near the ear is called as the parotid gland. The one which is present below the mandible, ये जो bone है ना हमारा ये वाला, so this bone is called as the mandible. And it is present below the mandible, इसके लिए उसको बोलते हैं submandibular gland. And here we have a gland which is present below the tongue. Since it is present below the tongue, therefore we call this as a sublingual gland. गायत्री को मेरा वीडियो नहीं दिख रहा है, क्यों? अरे रे रे, अरे रे, सॉरी, कुछ नहीं कर सकते फिर। अच्छा, फोन पे रहते तो वीडियो नहीं दिखता है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। और मैं यहाँ पे दिखो देखो कर रहा हूँ, सर दिख रहा है, किसका सर दिख रहा है? ओके ओके, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके, नो मोर टॉक्स ऑन वीडियो प्लीज। द बॉयज एंड द गर्ल्स, भाई लोग और उनकी बहन लोग, ठीक है, ओके, ठीक है ठीक है। वेबिनार में शायद नहीं दिखता होगा, आई डोंट नो, आई नीड टू चेक दैट आउट। एनीवे, बट वी हैव अ ग्लैंड, अभी यहाँ पे फोटोग्राफ में भी दिख रहा है। सो वी हैव अ ग्लैंड विच इज प्रेजेंट नियर द ईयर, ऐसा कान के बाजू में एक ग्लैंड है, तो ये ग्लैंड को नाम दिया है पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद दिस इज अ ग्लैंड विच इज प्रेजेंट बिलो द टंग। लिंगुआ का मतलब आता है टंग। सिंस दिस ग्लैंड इज प्रेजेंट बिलो द टंग, इसके लिए उसको बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। एंड दिस वन ग्लैंड इज प्रेजेंट बिलो द मैंडिबल, मैंडिबल बोन, हमारा जो लोअर जॉ रहता है, which is basically the only movable bone in the skull, so it is present below the jaw, इसके लिए उसको बोला, और below the mandible called as submandibular gland। तो ऐसे तीन glands है। Now, sublingual gland, as I said, is present below the tongue. Submandibular is present below the jaw, that is mandible bone। जॉ के जगह आप मैंडिबल भी बोल सकते हो। एंड पैरोटिड ग्लैंड इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द ईयर। लेकिन ये सब किधर रहता है? ये सब रहता है हमारे चिक्स के अंदर, यानी इसके अंदर रहता है। अच्छा, आप कितना भी ऐसा ऐसा करोगे ना मुंह को, आपको फील नहीं होगा कि ये ग्लैंड है कि नहीं, करेक्ट, बिकॉज इट इज सबमर्ज्ड एंड एम्बेडेड इन दिस एंटायर स्ट्रक्चर, पूरे स्ट्रक्चर में से अंदर है, इसके लिए आपको वो फील नहीं होगा। प्लीज राइट दिस इंफॉर्मेशन डाउन फर्स्ट एंड देन वी विल मूव अहेड। मैं कुछ मिनट के लिए मेरा वीडियो बंद कर रहा हूँ। ओके, यार ये मुझे अभी ना somebody has asked sir why it is called as parotid gland, मुझे अभी थोड़ा सा उसको याद करना पड़ेगा। आई विल टेल यू, ठीक है, डोंट वरी, बोलता हूँ मैं आपको, ओके गौरव, ड्यूरिंग द लेक्चर आई विल टेल यू, मुझे याद आएगा, अभी ऐसे फट से याद नहीं आ रहा है।
एनीवे तो हम लोग एक एक करके अभी ग्लैंड्स देखते हैं. अभी ये ग्लैंड्स है किधर? दिस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन दिस रीजन, पूरे रीजन में है. But these glands are going to secrete what? Saliva. And the saliva basically is released where? So it is released inside the mouth cavity, right? Acha, since it is released inside the mouth cavity, so the question is ki how it will be released. प्रियंक आ गया लास्ट स्क्रीन बेटा? हो गया? झलका. Okay. So, as I said, that these glands are basically present inside the mouth and then they are known to. ठीक है मैंने वीडियो बंद किया है केशव for some time. So they are not able to, they are known to release the saliva and the saliva will be secreted inside the mouth. Okay. So how it will be secreted? So it will be secreted through a small duct. Okay. Because these are the glands which has their own ducts. So glands with the ducts ऐसे बोला जाता है. And all these glands can also be called as exocrine gland. Okay, the other name. Sir, मेरा नेट प्रॉब्लम था, so sir, can you please recap what you have said? अभी मैंने सिर्फ यही बातें अभी salivary gland ही चालू किया, so start concentrating on that. उससे पहले मैंने पूरा रिवाइज किया था वन शॉट. ओके अमन, तो अभी ये बराबर तो टाइम पे आया है लकीली, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टॉपिक व्हिच वी आर लर्निंग फॉर दिस लेक्चर. या गुड. सो लेट अस अंडरस्टैंड द दिस एक्सोक्राइन ग्लैंड. और कोई भी अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड रहता है ना, तो एवरी एक्सोक्राइन विल ग्लैंड विल हैव इट्स ओन डक्ट. डक्ट का मतलब होता है छोटा सा पाइपलाइन और ट्यूब. सिमिलरली दीस सलाइवरी ग्लैंड्स विल आल्सो हैव देयर ओन डक्ट्स. तो जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव अ पैरोटिड ग्लैंड हियर. So parotid gland, how it is going to open? So it will open with a small duct that is called as the Stenson's duct. तो वो इधर है. ठीक है, वो पता नहीं ऐसे क्यों हो गया. So it is called as the Stenson's duct. थोड़ा ध्यान दो इधर सब लोग. Now we have a submandibular gland. The submandibular gland will open as with a duct called as duct of Rivinus. Okay. And then we have the sublingual. ये नीचे वाला, तो ये वाला वो duct है. ठीक है. So this duct is called as the Wharton's duct. तो हमेशा sublingual is Rivinus, so duct of Rivinus, and submandibular is going to be the Wharton's duct. Okay, तो ऐसे ये सारे ducts रहेंगे ये gland के. So please do remember these ducts and their name. It is important for MCQ. MCQ point of view say it's going to be very important. Carotid gland will have a duct called as the Stenson's duct. PSSD-SW ऐसा याद रख सकते हो आप. PSSD-SW. PS stands for parotid Stenson's duct. SD stands for sublingual duct of Ravenous, or rather R बोल सकते हो आप, duct of Ravenous. And SW is submandibular and Wharton's duct. Okay. और SMW भी कर सकते हो. SMW like submandibular gland. सी बेसिकली क्या होता है ना, ग्लैंड. कैन यू सी अ ग्लैंडुलर पोर्शन हियर, जो मैं अभी मार्क कर रहा हूँ स्क्रीन पे? कैन यू सी दिस? रेड कलर से मैंने मार्क किया. सो दिस इज द एंटायर ग्लैंड. ओके, मुझे ना एक कॉल आ रहा है, जस्ट. ओके, क्या? हाँ, तो टीशा, दिस इज कॉल्ड एज द ग्लैंडुलर पोर्शन. और ये ग्लैंड से ये वाला डक्ट ऐसे बाहर आ. सो डक्ट इज जस्ट अ स्मॉल ट्यूब. तो ये ट्यूब का काम क्या होता है? जस्ट टू कैरी द फ्लूइड, दैट्स इट. वही इसका काम रहेगा. ग्लैंड का काम होता है सिक्रीशन. तो ये जो पीछे जो बड़ा आपको पिंक, लाइट पिंक कलर का दिख रहा है ना, दैट्स अ ग्लैंड व्हिच इज गोइंग टू सिक्रेट सलाइवा. बट दैट सलाइवा हैज टू एंटर इन द माउथ. तो वो माउथ में कैसे आएगा? थ्रू दिस डक्ट. सो व्हाट इज दैट डक्ट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड कॉल्ड एज स्टेनसन्स डक्ट. गेट इन दिस टीशा? अभी समझ में आ रहा है बेटा?
पता नहीं क्यों एमएससी पागल हो गया है। यस, ऑल द डक्ट्स विल इवेंचुअली एंड अप इन द माउथ ओनली, क्योंकि सब माउथ में ओपन होना है ना, कहीं और तो ओपन हो नहीं सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, आई एम कनेक्टिंग माई लैपटॉप टू द, वेट अति घाई संकटात नाही, वेट। अरे थांबा पोर हो। हाँ, अभी दिख रहा है स्क्रीन, दिख रहा है क्या? यस, हाँ, क्या पूछ रहे थे तुम लोग अभी? रुको जरा, मैं कुछ भी। यस यस, टेंसन्स इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, करेक्ट। लैक ऑफ सलाइवा, लाइक लैक ऑफ सलाइवा, यस सर, यस सर, यस बॉस। लैक ऑफ सलाइवा क्या था गायत्री? अच्छा, some people have less saliva in mouth, so which among these glands no, it will be a overall effect of all these glands। अनन्या, अभी क्या होता है ना, ये ग्लैंड यहाँ पे है, जैसे अगर आप देखते हो कि दिस ग्लैंड, आई जस्ट, अच्छा अभी ये मुझे निकाल नहीं सकता हूँ मैं, बट आई कैन राइट इट। तो ये वाला जो ग्लैंड है ना, आई एम चेंजिंग द इंक अगेन। सो दिस इज अ ग्लैंड विच इज प्रेजेंट नियर द ईयर, और ये ग्लैंड का जो डक्ट है ना, ये माउथ के अंदर ओपन हो रहा है ना, माउथ में ओपन हो रहा है। सिमिलरली वी हैव दिस वन ग्लैंड, करेक्ट, ये ग्लैंड है, तो ये ग्लैंड का भी इस तरीके से माउथ में डक्ट ओपन हो जाएगा। सिमिलरली वी हैव दिस ग्लैंड विच इज अ सब मैंडिबुलर ग्लैंड, तो इसका भी डक्ट इस तरीके से माउथ के अंदर ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो जीरो डर्म, जीरो, अच्छा, zero stamina is basically, yes, can be termed as that, but it is nothing but, it is nothing but you can say the dryness of the mouth। ठीक है, तो थोड़ा सा ड्राइनेस आना चालू हो जाता है माउथ को, so that is the condition which is produced if there is lack of saliva। अनन्या, समझ में आ रहा है आपको? अनन्या, रुको, मैं ना अनन्या को समझा क्या? सर वो ब्लू एरो कहाँ, हाँ ना, वो ब्लू एरो गलत जगह गए हैं, वो इधर होने चाहिए थे, इसके लिए मैंने रेड एरोज किए, देखो। ठीक है, वो ब्लू एरो गलत जगह पे गए, क्योंकि वो शायद वो प्रेजेंटेशन मूव हो गया है इसके लिए, बट आई हैव मार्क एज रेड। अभी उसको ब्लैक कर रहा हूँ। ये इधर है, ये सब लिंगुअल है, तो ये यहाँ पे रहेगा ऐसा नीचे। ये सब मैंडिबुलर है, तो ये वाला है, तो समवेयर हियर दिस, तो इस तरीके से। ठीक है, हाँ, दे विल एंटर थ्रू दिस ओनली ना, लाइक म्यूकस मेम्ब्रेन। ग्लैंड है जो यहाँ पे, ग्लैंड है, अगर मेरा वीडियो आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे है, तो वो अंदर ऐसे अंदर की तरफ ओपन होगा, करेक्ट, लेकिन वो ओपनिंग आपको दिखेगा क्या? नहीं, क्योंकि वो एकदम माइन्यूट छोटा सा इत्तू सा ओपनिंग रहेगा, तो आपको दिखेगा ही नहीं। क्लियर एवरीवन? तो इसके लिए ना वो डायरेक्ट माउथ में ओपन होते हैं, तो एक इधर ओपन होगा, एक इधर ओपन होगा, एक इधर ओपन होगा, इस तरीके से। सो 1 2 3, इधर भी 1 2 3, और वो सारा क्या रिलीज कर रहे हैं? सलाइवा। तो आप देखो ना, जब कभी भी आप बात करते हो, या फिर आप ना आपके माउथ में ना टंग ऐसे ऊपर पकड़ के रखो थोड़ी देर के लिए, ओके, ऐसे ऊपर पकड़ के रखो, ऐसे टंग को ना फ्लोर पे टच नहीं करने देने का। यू विल फाइंड एक 2 3 मिनट में ना टंग के नीचे सलाइवा जमा होता है। तो वो कहां से आ रहा है? दैट इज कमिंग फ्रॉम योर सब लिंगुअल ग्लैंड। यू कैन डू दैट। टंग को ना ऐसे हैंगिंग रखो माउथ के अंदर, डोंट लेट इट टच ऑन योर फ्लोर, करेक्ट।
obviously it's going to secrete more saliva because it is larger gland. sublingual and submandibular है ना, टंग के नीचे सिक्रेशन करते हैं. हाँ, तो अगर आप टंग को ऐसे ऊपर करो ना, ट्राई करके देखो सब लोग, हैंगिंग रखो टंग को माउथ में एंड वेट फॉर 2-3 मिनट, यू विल फाइंड दैट द सलाइवा इज गेटिंग एक्यूमुलेटेड बिलो द टंग. तो वो बिलो द टंग वो कहाँ से आया? तो आया आपके सबलिंगुअल ग्लैंड से. हाँ, परफेक्ट. तो वो दैट इज हाउ द सलाइवा इज गेटिंग रिलीज. तो आई होप एवरीवन इज गेटिंग कि ये कैसे और किस तरीके से लिंक होता है. ठीक है. यस. नाउ पैरोटिड ग्लैंड का इन्फेक्शन होता है, बाकी के ग्लैंड का इन्फेक्शन होता नहीं है, बीइंग स्मॉलर इन साइज. ओके, बट पैरोटिड ग्लैंड का इन्फेक्शन होता है. यस केशव, परफेक्ट. तो पैरोटिड ग्लैंड का इन्फेक्शन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पैरोटिडाइटिस. ठीक है. इफ द फंक्शंस आर सेम देन व्हाई 3? अरे बाबा, पूरे माउथ को रिलीज करना है ना टंग एंड सॉरी सलाइवा, एंड द एंटायर माउथ शुड ऑलवेज रिमेन वेट. तो टंग के नीचे से भी वेटनेस आना चाहिए, टंग के ऊपर वेटनेस होना चाहिए, माउथ कैविटी में थोड़ा सा वेट रहना चाहिए. तो इसके लिए नंबर ऑफ ग्लैंड्स आर 3, so that they are present at different positions and then they will start releasing the saliva. अभी इसका इन्फेक्शन होता है पैरोटिड ग्लैंड का. पैरोटिड ग्लैंड का अगर इन्फेक्शन होता है तो दैट कंडीशन इज नोन एज अ पैरोटिडाइटिस, जिसको हम लोग मराठी में गाल फुगी ऐसा कहते हैं. ऐसा चेहरा नहीं, एक साइड ऐसे करके फूक जाता है. करेक्ट. एक ही साइड से स्वेलिंग आना चालू हो जाता है. सो दैट इज कॉल्ड एज पैरोटिडाइटिस. एंड कैंसर ऑफ टंग इज ऑल्सो कॉमन. उसमें से स्पेसिफिकली पैरोटिड ग्लैंड का कैंसर इज वेरी कॉमन, बट सबलिंगुअल एंड सबमैंडिबुलर कैन ऑल्सो बी पॉसिबल, लेकिन इसका ज्यादा होता है. क्या मुझे है ये सोहम कैंसर? सोहम मैं डर गया. यस, टोबैको से ही होता है. करेक्ट. बुशरा समझा नहीं मुझे. डायग्राम इज कंप्लीट. हाँ, गाल फूकी है. डर गया ना सोम में, ऐसा मत बोल यार. मैंने कैंसर बोला और तूने बोला सर मुझे हो गया था. ओके. बुशरा, मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझा. ये डायग्राम है ना, ये डायग्राम में एक्चुअली ये जो लाइंस है ना, ये ब्लू लाइंस, वो कहीं और ही चले गए क्योंकि वो सरक गया है. नो नो नो, डोंट ड्रॉ. ठीक है. नहीं नहीं नहीं. अनन्या, ऐसा नहीं है. बलून फुगाने से गाल फुगी नहीं होता है बेटा. ऐसा कुछ नहीं है. इट्स एन इन्फेक्शन ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड. इट्स अ टिपिकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड. ओके. तो ऐसा बलून फुगाने से गाल फुगी नहीं होता है. बलून फुगाते वक्त आपके गाल फुगेंगे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन उससे नहीं होता है. ओके. अरे इट्स एन इन्फेक्शन बेटा. यस आई नो. मम्मी को बोलो कि इट्स एन इन्फेक्शन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड मम्मा. द ग्लैंड इज प्रेजेंट हियर नियर द ईयर, और उसका इन्फेक्शन होता है मम्मा, तो उससे होता है स्वेलिंग, और वो स्वेलिंग को हम लोग, वो स्वेलिंग की वजह से ना ऐसे गाल बाहर आता है, तो इसके लिए उसको बोलते हैं गाल फुग्गी. ऐसा बोल दो मम्मा को अपने. ओके. शी विल. बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऐसा बोलने का, बैक्टीरिया से होने वाला. बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, कॉमन है. सो दैट्स अ वेरी स्मॉल कॉमन कंडीशन फाउंड इन स्मॉल चिल्ड्रन. गुड. आई होप एवरीवन हैज रिटन दिस. सब लोगों ने लिखा ये? यस. अमन, कुछ भी येड़े जैसा कुछ भी मत पूछो. थप्पड़ मारने से कैसे होगा? थप्पड़ मारने से इन्फ्लेमेशन होता है, गाल फुगी नहीं होता है. गुड. चलो, नेक्स्ट. Next one is, the next one which we are going to learn here is the next, that is, अच्छा अभी salivary gland है, बराबर है. ये gland है, तो जैसे हम लोगों ने ducts तो पढ़ लिए, but it's a type of gland, तो इसके अंदर भी cells ही रहेंगे ना, क्योंकि इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है to secrete saliva. तो क्वेश्चन आता है कि वो सलाइवा कौन सीक्रेट करेगा? सो दैट सलाइवा विल बी सीक्रेटेड बाय द पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स. तो कौन कौन से सेल्स होते हैं? तो सबसे पहला जो सेल आता है ना, दैट इज कॉल्ड एज द सीरस सेल, which is going to secrete the saliva, but in that it's going to secrete a very important enzyme called as salivary amylase, or also known as ptyalin.
P is silent. It is not patellin. It is called as stylin. अपने को किसी को पटाने का नहीं है. So it is not patellin. It is stylin. Okay. So this is done by the serous cell. फिर आता है सलाइवा के अंदर स्लाइमी म्यूसिन उसको बोलते हैं. ठीक है. So mucus cells are present here which are going to produce mucus for the lubrication. This mucus is also known as mucin and it's a slimy secretion. Slimy secretion. And because of which अगर आप सलाइवा देखोगे तो सलाइवा is slightly slimy. Watery होता है लेकिन slimy होता है. So that slimy or that softness is basically because of the mucus secreting cells which are present within the gland. So you can see here, again if I have to show you this, एक minute. Yeah. So if I have to show you this is the gland here. Salivary amylase. It is called as salivary amylase or also called as ptyalin. P is silent, so it is known as the ptyalin. So this one gland, this is another gland which we have. This one is the another gland. So ये gland के cells है ये. Okay, so these are all the cells of the gland, right? And these cells are responsible for particular secretions. चलो फटाफट लिख के रखो सब लोग ये. एक मिनट. हाँ, एक मिनट बच्चे लोग जरा गिव मी टू अ मिनट. ओके. अच्छा, किसका क्या कहना है? मेरे लैपटॉप में गार्डन, ये देखो मेरे लैपटॉप में क्या है, उससे तेरे को क्या करने का है? सर लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल ऑयल होता है तो वो स्मूथनेस के लिए काम में आता है ना. इट इज हेल्पफुल फॉर मेकिंग द सब्सटेंसेस और थिंग्स वेरी स्मूथ. तो इंजन में ऑयल हम लोग क्यों डालते हैं? इंजन में हम लोग ऑयल क्यों डालते हैं? सो दैट मशीन कैसा हो जाए? स्मूथ. तो जो ऑयल वो मशीन को स्मूथ क्यों बनाता है? सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ल्यूब्रिकेशन, मतलब एप्लीकेशन, जिसकी वजह से एकदम स्मूथ एंड शाइनी होना चालू हो जाएगा. तो ये भी हमारे माउथ के अंदर ये ल्यूब्रिकेशन जरूरी होता है. बिकॉज ऑफ दैट वी आर एबल टू टॉक. हम लोग बात कर सकते हैं, अदरवाइज टॉकिंग बिकम्स वेरी डिफिकल्ट एंड यू वोंट बी एबल टू स्वॉलो. प्लस जो खाना हम लोग खाते हैं, दैट फूड इज गोइंग टू बी वेरी हार्ड. So if we swallow that food directly without making it soft, then it might start damaging your entire alimentary canal. तो एलिमेंट्री कैनल का डैमेज नहीं होना चाहिए करके फूड हो जाता है स्मूथ एंड स्लाइमी. ठीक है, समझ में आ रहा है? इज एवरीवन गेटिंग दिस? एक मिनट. हाँ, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. शैल वी नाउ स्क्रीनशॉट ले लो, जिनका हो गया है, लिख के नहीं हुआ है प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. मैं बाद में लिख लेना. अभी देखो ना, आप ही काउंट करो ना बेटा. टीशा, पहला ग्लैंड कौन सा रहेगा? सलाइवरी ग्लैंड. दूसरा कौन सा रहेगा? Second one is gastric gland present in the stomach. Then we are going to have liver. Liver के बाद क्या आएगा? Pancreas. Pancreas के बाद क्या आएगा? Pancreas के बाद क्या आएगा? Yes, intestinal gland. So salivary gland. उसके बाद आएगा pancreas और अदर gastric gland. उसके बाद आएगा liver. उसके बाद आएगा pancreas. उसके बाद आएगा intestinal gland. So total glands कितना हो गया? 5.
म्यूसिन इज लाइक अ म्यूकस ओनली, लेकिन वो जो म्यूकस सिक्रेशन होता है ना, क्योंकि म्यूकस सिक्रेशन आर कंपैरेटिवली थिक सानिका, बट म्यूसिन मेक्स इट स्लाइमी, राइट? सो दिस इज अ म्यूकस सिक्रेशन अलोंग विद द म्यूसिन, तो म्यूसिन विल मेक इट मोर स्लाइमी, ठीक है, तो इसके लिए उसको नाम दिया है म्यूसिन, राइट? Thyroid gland is not an exocrine gland, it's a type of endocrine gland, and it will be studied in a different chapter. वो चैप्टर का नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन, जो एकदम आखिरी में, तो हम लोग को बाद में पढ़ेंगे। चलो, ये तो हो गया हमारा टिपिकल सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड के बाद वी हैव द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड, एंड दिस ग्लैंड इज कॉल्ड एज द लीवर। लीवर इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट exocrine gland. Okay, it's a type of largest exocrine gland which has the approximate weight of 1.5 kg. ये इसका वेट है 1.5 kg is the adult liver का weight. It is reddish brown in color and covered from outside by a capsule that is called as the Gleason's capsule. Another very important MCQ question. Okay, can be asked in the exams, MCQ called as Gleason's capsule. So it is covered from outside by a Gleason's capsule. जैसे सारे organs को covering होता है, वैसे liver को भी अपना खुद का covering रहेगा. So the covering of the liver here is known as the Gleason's capsule. It will have two lobes, as you can see here. The lobes are separated by this particular band. It is a fibrous band, so that separates this particular entire structure into two lobes. So here, this one is known as the anterior lobe of liver, and this one, ये वाला जो रहेगा, which is the largest, called as the posterior lobe of the liver. So we have anterior and posterior. No, it is brownish, reddish brown in color. ठीक है, typical लाल नहीं होता है, red नहीं होता है, it is reddish brown in color. Okay, so it will have two lobes, anterior lobe and posterior lobe. And remember, हमारा जो liver है ना, उसका जो anterior lobe होता है, it has a regenerative capacity. Okay, so it can regenerate itself. तो इसका regeneration capacity होता है. Lobe मतलब एक छोटा सा structure, a small portion or a part is of an entire organ. It's called as the lobe. जैसे lungs होते हैं, और lungs के भी छोटे छोटे 2 या 3 पोर्शन होते हैं, तो एक पोर्शन को हम लोग लोब बोलते हैं. ऐसे कितने पोर्शन है? तो 2, तो उनको नाम दिया गया है लोब, LOBE. दैट्स अ बायोलॉजिकल टर्म. ठीक है श्रेया? Okay, now if you see here, it has the green colored pouch like structure. So this green colored pouch like structure here is known as the gallbladder. तो होता क्या है, लीवर का काम होता है टू सिक्रेट बाइल. बाइल सिक्रीशन सिक्रेट करने के बाद it will be stored in the gallbladder before it is released out into the duodenum. So the bile will be poured into the duodenum through a bile duct. तो अगर आप यहाँ पे ये देखोगे ना, तो ये वाला जो है, this one is the bile duct. ये बाद में मैं आपको वापस बोलने वाला हूँ, लेकिन ये ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा है, that is called as the bile duct. And this bile duct is carrying the bile juice like this. ओके, तो ये इस तरीके से कैरी करेगा और ये जाएगा डिओडिनम के अंदर. So basically, liver will have a function of secretion of the bile juice, which is the primary function. It will be released and stored in the gallbladder, and as and when required, the bile will be released. अभी क्वेश्चन ये आता है कि bile कब रिलीज होगा? So bile will be released only at the time when the food enters in the intestine. जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हो जाता है, so that time the bile will be released. Otherwise, bile juice will not be released. ये पॉइंट्स पहले लिख लो सब लोग. Everyone, please write these points down first. Gall bladder concentrates the bile juice. No, 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 no. Concentrate नहीं करता. It will just store. Bile juice को concentrate करना ही नहीं है ना. Bile juice needs to be alkaline. क्योंकि जब खाना स्टमक से आएगा तो वो एसिडिक होता है ना, तो उसको न्यूट्रल से अल्कलाइन बनाने में काम में बाइल जूस आएगा. सो इट इज अ स्टोरेज ऑर्गन बेसिकली, क्योंकि लीवर क्या करता है ना, कंटिन्यूअसली सिक्रेट करते रहता है, लेकिन लीवर के अंदर स्टोरेज के लिए कुछ स्ट्रक्चर है नहीं, इसके लिए इट विल बी स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर. हो गया सबका लिख के? फिनिश्ड?
If there is irregularity in releasing the bile juice, then the person will suffer from problems related to fat indigestion. Dhananjay. So indigestion will take place and the person will suffer from complaints like enteritis. और जब enteritis होता है तो patient को loose motions होते हैं. Okay, so that is the condition. चलो next. What are the functions of the liver? Liver का काम क्या होता है? तो सबसे पहला तो हम लोगों ने already देखा है that it is going to secrete the bile juice. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छा बाइल का ना काम क्या होता है? तो बाइल का काम रहेगा टू इमल्सिफाई द फैट्स एंड फैट्स विल बी कन्वर्टेड इनटू small fat globules. The last, sir, what is the difference between endocrine? See, Bhakti, अभी आ रहा है क्या वॉइस? प्रियंक, is my voice clear? हाँ, so basically भक्ति एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन का एक मेन फंक्शन क्या है पता है क्या? It has an important main difference rather. Endocrine gland is basically a type of gland which is going to secrete hormones. तो जितने भी हमारे बॉडी में ग्लैंड है जो हार्मोन सिक्रेट करते हैं उसको हम लोग एंडोक्राइन बोलते हैं. एक्सोक्राइन मतलब द ग्लैंड विच इज गोइंग टू सिक्रेट एंजाइम्स. जैसे सलाइवरी ग्लैंड में सलाइवरी अमाइलेज, लीवर में बाइल जूस, पैंक्रियाटिक पैंक्रियाज में पैंक्रियाटिक जूस विच विल हैव इट्स ओन लाइक विच विल हैव इट्स ओन एंजाइम्स. देन गैस्ट्रिक ग्लैंड रहता है तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में अपने खुद के एंजाइम्स रहते हैं जैसे पेप्सिनोजन वगैरह वगैरह होता है. सो दैट इज कॉल्ड एज द एंजाइम. सो एक्सोक्राइन ग्लैंड का होता है काम एंजाइम रिलीज करना. Endocrine gland is called as endocrine because it basically releases its hormones directly into the blood. इसके लिए उसको एंडोक्राइन बोलते हैं. whereas exocrine will not release its secretion in the blood. तो वो ब्लड से बाहर सिक्रेट करता है, इसके लिए उसको एक्सोक्राइन बोलते हैं. ठीक है, बाकी बहुत सारे डिफरेंसेस वो हम लोग पढ़ेंगे ड्यूरिंग दैट चैप्टर. सर बाइल किसके लिए यूज होता है? अभी है ना इमल्सिफिकेशन, देखो सामने लिखा हुआ है. सो बाइल इज बेसिकली यूज फॉर इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट. इमल्सिफिकेशन का मतलब आता है टू कन्वर्ट द लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स, to convert large fat globules into a small ones. ठीक है, तो ये मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं. यस, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट इज नो, एक्सोक्राइनोलॉजिस्ट नहीं होता है, उसको एक्सोक्राइनोलॉजिस्ट नहीं बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं द वन हु इज गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बोलते हैं उसको. द वन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रादर अ डॉक्टर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बोलते हैं. सर व्हाट वाज द नेम ऑफ द कंडीशन दैट इज ड्यू टू इरेगुलर सिक्रीशन ऑफ द बाइल? कौन सा कंडीशन बेटा? इरेगुलर सिक्रीशन ऑफ द बाइल. अभी लीवर में कब होता है? तो लीवर का इन्फेक्शन होता है तो जैसे फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस हो गया या फिर सिरोसिस ऑफ लीवर हो गया तो उसकी वजह से ही होता है. या फिर जॉन्डिस होता है तो जॉन्डिस में ये कंडीशन आता है, हेपेटाइटिस जिसको हम लोग बोलते हैं. ठीक है, तो उसमें बाइल का सिक्रीशन बराबर होता नहीं है. So this is one function. Second, liver also stores excess glucose in the form of glycogen. So this we have already learned. And next most important, it is used. Glycogen which is stored will be used during the starvation. Okay. उसके बाद then excess. Now अभी थोड़ा इधर ध्यान दो, बाद में लिखना वो वाला स्लाइड. ठीक है, अभी थोड़ा सा ध्यान दो. Now as I said that glucose will be stored in our body, fat will be stored, but proteins cannot be stored. So if the proteins are in excess, meaning if the amino acids are in excess, then these excess amino acids will undergo a process and that process is known as deamination, and then excess amino acids are converted into ammonia. ठीक है, so it is now converted into ammonia, but our body cannot release ammonia because it is toxic in nature. So our liver, human being ka liver, will convert ammonia into urea, and then this urea, perfect Aditya, and then this urea will be released out. So this is known as the mechanism of deamination. And plus the bile will the liver will produce RBCs during fetal age. Fetal age matlab kya? When we are inside the mother's womb, that time liver is going to work for production of the RBCs.
And since it is useful for the production of the RBCs during fetal age, therefore we call this as hemopoietic organ. Hemopoiesis का मतलब आता है production of the RBCs or blood. Hemopoiesis meaning to produce RBC. In short, blood. Can you hear me? आपको सुनाई दे रहा है? Yes or no? ओके, सो इसको हम लोग बोलते हैं हीमोपोएसिस. ओके, अच्छा ये फीटल एज में होता है, लेकिन वही जब हम लोग एडल्ट यानी आफ्टर द बर्थ व्हाट हैपेंस, लीवर विल डू एग्जैक्ट ऑपोजिट. फिर लीवर क्या करता है? लीवर विल स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग द आरबीसीज. सो लीवर इज कंसिडर्ड एज द ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसीज. तो एग्जैक्ट ऑपोजिट काम करना चालू करेगा. तो फिर क्वेश्चन आता है कि आफ्टर बर्थ हु इज गोइंग टू प्रोड्यूस आरबीसी? सो आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द बोन बाय अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द बोन मैरो. तो वो बोन मैरो का काम रहेगा आरबीसी प्रोडक्शन. लेकिन फीटल एज में व्हेन वी आर डेवलपिंग इनसाइड द मदर्स वूम, द बोन मैरो इज नॉट कंप्लीटली डेवलप्ड, देयरफॉर लीवर विल टेक अप दैट फंक्शन. इज इट क्लियर? तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस आते हैं लीवर के. राइट? डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करेगा. डिटॉक्सिफिकेशन मतलब क्या होता है? इट विल हेल्प इन डिस्ट्रक्शन ऑफ द अनवांटेड सब्सटेंसेस. तो जितने भी अनवांटेड सब्सटेंसेस है उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा लीवर. सो दैट इज द वर्क डन बाय द लीवर. आरबीसी इज डिस्ट्रॉयड बाय द स्प्लीन आल्सो. यस, spleen will be called as the slaughterhouse and liver will be called as the graveyard. ओके, ऐसा अलग अलग नाम दिया गया है इसको. सो स्लॉटर हाउस इज स्प्लीन एंड ग्रेवयार्ड इज आरबीसी. ओके, चलो अभी. अच्छा, प्रीवियस स्लाइड दिखना है किसी को? श्रद्धा को प्रीवियस स्लाइड. ये देखो प्रीवियस स्लाइड. अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जिसकी तरफ आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर हिस्टोलॉजी, यानी लीवर का स्ट्रक्चर. डिटॉक्सिफिकेशन यानी कैसे? टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कुछ ऐसा खाते हैं फूड मटेरियल जिसमें कोई टॉक्सिक सब्सटेंस रहेगा, फर्टिलाइजर्स ऐसा कुछ रहेगा. तो क्या होता है ना, जब कभी भी हम लोग खाना खाते हैं और जब वो एब्जॉर्ब होता है ना, तो एब्जॉर्ब होने के बाद फ्रॉम द इंटेस्टाइन द फूड विल फर्स्ट एंटर इन द लीवर. तो वहां पर एक स्पेशल सिस्टम बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं पोर्टल कैनाल. तो सबसे पहले वो वाले सिस्टम में जाएगा और उसके बाद फिर लीवर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है. तो जो अनवांटेड सब्सटेंस है ना, उसको लीवर डिस्ट्रॉय करेगा. तो ये कौन करता है? ये सारे काम किसके हैं और ये कौन करेगा? दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. सो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट प्रोसेस दैट इज, एज आई सेड, इज द हिस्टोलॉजी. तो इसका हिस्टोलॉजी थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं अभी. ठीक है, यही तो नेक्स्ट स्लाइड है रिद्धि. डन. लीवर का स्पेशलिस्ट नहीं होता है केशव. लीवर कम्स अंडर इंडो दिस ओनली ना, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, बिकॉज इट्स अ सिस्टम नो. तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में आएगा. अभी थोड़ा ध्यान दो इधर. वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर दैट इज इंटरनल स्ट्रक्चर, दैट इज हिस्टोलॉजी. मतलब टिश्यू कैसे होता है. ओके, तो अभी ना एंटायर लीवर, जैसे फॉर एग्जांपल ये लीवर है जो यहाँ पे मैंने डायग्रामेटिकली निकाला है इस तरीके से. ओके, और यहाँ पे ये लोब्स है इसके. इफ आई टेक अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीवर इन एनी एंगल, देन हाउ दिस लीवर विल बी ऑब्जर्व. तो लीवर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टीशंस होते हैं. दिस पार्टीशंस आर नोन एज द सेप्टे. सेप्टम रहता है, लाइक सेप्टे विच आर मेड अप ऑफ द fibrous connective tissue, and this entire septate will divide this entire liver into hepatic lobule. ओके, हिपैट का मतलब आता है लीवर. सो इट विल डिवाइड दिस इनटू अ hepatic lobule. करेक्ट. नाउ वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व द लोब्यूल्स. ये लोब्यूल्स कैसे होते हैं? तो ये जो लोब्यूल्स होते हैं ना, दे आर सीन समथिंग लाइक दिस. तो आपको ना ये इस तरीके से ऐसे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स में मिलेगा.
ओके, लाइक दिस। इसके मिडल में वी आर गोइंग टू हैव द सेंट्रल कैनाल, मिडिल में सेंट्रल कैनाल होता है। नाउ एज आई सेड, liver will be made up of the specialized cells, so those cells are known, CT means connective tissue, so the liver will be made up of the specialized cells here, and these cells are known as the hepatocytes. ओके, तो आपको ये हिपैटोसाइट्स इस तरीके से दिखेगा लाइक दिस, और ये हिपैटोसाइट्स के रहेगा, साथ रहेगा अनदर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज द कैनालिक्यूलाई। तो वो भी मैं अभी निकालने वाला हूं। आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ द डायग्राम और द सेक्शन ऑफ द हिपैटिक लोब्यूल। तो ये लोब्यूल आपको इस तरीके से दिखेगा, लिटरली ये सारे जो सेल्स है ये इसी तरीके से अरेंज्ड होता है। ओके, लाइक दिस। तो ये पूरे इस तरीके से स्ट्रक्चर्स रहेंगे। अच्छा, इसके बीच में ना, जस्ट इन बिटवीन देम वी आर गोइंग टू हैव स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। तो ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दीज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज द कैनालिक्यूलाई। ओके, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे कैनालिक्यूलाई इसके अंदर रहेंगे। सारे नाम मैं भी लिख रहा हूँ, 1-2 मिनट। These are the canaliculi which I am drawing, which are getting connected to the central canal. Okay, so ये जो येलो कलर का मैंने निकाला है, this yellow colored structure is known as canaliculi। और एक मिनट, और ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर मैंने निकाला हुआ है, these green colored cells, they are known as the hepatocytes। ओके, अच्छा, अभी दिस इज कॉल्ड एज द हिपैटिक लोब और अदर लोब्यूल। अब ये हिपैटिक लोब्यूल को ना बाहर से रहता है एक इंपॉर्टेंट ब्लड सप्लाई वाला स्ट्रक्चर। तो वो कैसे रहेगा? तो यहाँ पे ना इस तरीके से ऐसे छोटे छोटे कैनाल्स बनना चालू हो जाएंगे, विच आर अरेंज्ड एग्जैक्टली एट द एंगल्स लाइक दिस। ठीक है, तो ऐसे ये कैनाल्स है, मैंने सेक्शन लिया है ना करके, ये कैनाल आपको ऐसे दिख रहा है, लेकिन ये इमेजिन दिस इन द फॉर्म ऑफ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस। अभी हर एक कैनाल के अंदर रहेगा क्या? तो हर एक कैनाल के अंदर रहेगा अपना खुद का एक पोर्टल वेन और हिपैटिक वेन। तो सपोज यहाँ पे ये हिपैटिक वेन्स है लाइक दिस, सो इट्स गोइंग टू हैव इट्स ओन हिपैटिक वेन्स। फिर हिपैटिक वेन्स के साथ इट्स गोइंग टू हैव इट्स ओन हिपैटिक आर्टरी। तो यहाँ पे साइड में रहेगा हिपैटिक आर्टरी। ओके, एंड हिपैटिक आर्टरी के साथ इट्स गोइंग टू हैव अनदर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज द लिम्फ वेसल। ओके, आर्टरी इधर रह गया एक जगह, सो इट इज कॉल्ड एज द लिम्फ, और यू कैन से लिम्फ वेसल, राइट। तो इस तरीके से ये 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स आते हैं। कौन कौन से 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आते हैं? सबसे पहला स्ट्रक्चर आता है दैट इज हिपैटिक आर्टरी। ओके, उसके बाद वी हैव द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज द हिपैटिक वेन, और उसके साथ और एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर रहता है दैट इज नोन एज द लिम्फ वेसल। ओके, और ये सब मिलकर, ये तीनों स्ट्रक्चर्स मिलकर एक छोटा सा लोब्यूल बन जाता है, एंड दिस लोब्यूल इज कैरिंग द आर्टरीज एंड वेन्स, देयरफॉर वी कॉल दिस एज द पोर्टल कैनाल। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं पोर्टल कैनाल,
और यहाँ पे सेंटर में जो रहता है इसको हमने नाम दिया है सेंट्रल कैनाल। तो ये सेंट्रल कैनाल के अंदर क्या पोर हो रहा है? तो सेंट्रल कैनाल के अंदर थ्रू कैनालिक्यूलाई लिम्फ पोर होते रहता है, यानी वहां पे लिम्फ जाएगा। और लिम्फ का काम क्या होता है? टू कैरी फैट। अभी रहा क्वेश्चन कि इसका ब्लड सप्लाई कैसे रहेगा। तो अगर आप देखोगे आर्टरीज और वेन्स है, तो मैं सिर्फ अभी आर्टरीज निकाल रहा हूं। तो समवेयर हियर वी आर गोइंग टू हैव आर्टरीज लाइक दिस। तो बहुत सारे इसके ब्रांचेस ये आर्टरीज के इस तरीके से रहेंगे जो एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल्ड रहेंगे। ठीक है, सो एज यू कैन सी हियर द आर्टरीज आर गेटिंग फॉर्म। और वो आर्टरीज कहां से फॉर्म हो रहे हैं? रादर आर्टेरियोल्स कहां से फॉर्म हो रहे हैं? सो दे आर गेटिंग फॉर्म फ्रॉम द हेपेटिक आर्टरी। और ये आर्टरी के अंदर थोड़ा और अच्छे से ध्यान दो, ये आर्टरी के अंदर आपको मिलेगा और एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर विच इज अ सेल प्रेजेंट, which is a cell present in the form of a amoeboid shape। तो ऐसे amoeboid shaped cells आपको मिलेंगे जो ये ब्लड वेसल्स के अंदर रहते हैं। थोड़ा ध्यान दो सब लोग इधर। ऐसे अमीबा जैसा सेल्स होता है, अमीबॉइड सेल्स होते हैं। एंड दीज अमीबॉइड सेल्स, मैं अभी यहाँ पे निकाल रहा हूँ उनका नाम। दीज अमीबॉइड सेल्स हियर दे आर नोन एज कुफर्स सेल्स। ठीक है, KUP, P is silent, so they are called as the Kupffer cells। Kupffer cell बोलने का, उनको बोलने का। क्लियर एवरीवन? आ गए आ गए। अरे कॉल आ रहे हैं मुझे बार बार, इसके लिए आवाज जा रही है। और अभी मैंने ये चालू कर दिया है, मोबाइल नेट मेरा चालू है ना, लाइट गया था बीच में। तो डू यू रिमेम्बर हम लोगों ने पढ़ा था? हाँ, मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ, वेट। सो इफ यू रिमेम्बर हम लोगों ने पढ़ा था इट इज हेल्पफुल फॉर द आरबीसी डिस्ट्रक्शन, करेक्ट? एंड कुफर सेल्स बीइंग अमीबॉइड इन शेप। ठीक है, कुफर सेल्स being, thank you Aman, Kupffer cells being amoeboid in shape, so they will swallow and engulf the RBCs and will destroy them, correct? तो RBC को खाने का, so RBC destruction here will be done by Kupffer cells। ठीक है, so that is the work done by the RBC। तो यहाँ पे ये जो हिपैटोसाइट्स है जो ग्रीन कलर का है, अमीबॉइड मतलब अमीबा की तरह ना बेटा। सो लाइक दिस, ये जो यहाँ पे मैंने डायग्राम निकालना है ना, सो दे विल बी सीन समथिंग लाइक दिस, ऐसे अमीबा की तरह दिखेगा। सो दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन सूडोपोडिया। इसके लिए अभी आप देखोगे ना हिपैटोसाइट्स, हिपैटोसाइट्स, ओके। तो हिपैटोसाइट्स का क्या काम रहेगा? तो हिपैटोसाइट्स का बहुत सारा काम हम लोगों का ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है। Because RBC has its own lifespan of 120 days, Abhijit, and that is why RBCs will only be destroyed in the liver and not the other cells। बाकी के cells का लाइफ स्पैन अलग अलग होता है, ठीक है। सो दे आर बेसिकली सेंसिटिव टू द आरबीसी। और वो कौन से आरबीसी को खाएगा? जो आरबीसी ऑलरेडी वॉर्न आउट हो चुका है या फिर ओल्ड हो चुका है। सो देर इज केमिकल एफिनिटी ना, तो उसको हम लोग केमिकल एफिनिटी रहता है। सो दिस केमिकल्स विल अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब जो डैमेज हुआ सेल है या फिर आरबीसी जो ओल्ड हो चुका है, इट स्टार्ट सिक्रेटिंग अ पर्टिकुलर केमिकल। सो इट्स लाइक एन एंटी फर्टिलाइजिंग फर्टिलाइजिंग जैसा कॉम्प्लेक्स रहता है। तो वो केमिकल सिक्रेट करेगा तो इट इज गोइंग टू अट्रैक्ट द कुफर सेल्स, तो वो कुफर सेल्स उसको खा जाएगा। बर्थ के टाइम पे भी कुफर सेल्स होता है ना बेटा, लेकिन अभी अभी लीवर क्या काम कर रहा है बर्थ बर्थ से पहले, यानी व्हेन इनसाइड द मदर्स होम, इट इज बेसिकली मेकिंग द आरबीसीज ना। तो वो कुफर सेल्स उसको खाएगा नहीं क्योंकि फंक्शन अलग है। तो आरबीसी कौन बना रहा है? सो इट इज डन बाय द हिपैटोसाइट्स, ठीक है। लेकिन हिपैटोसाइट्स का सबसे पहला फंक्शन टू सीक्रेट, पहला, हेलो कैन यू हियर मी? या कैन यू हियर मी नाउ?
हेलो। हाँ ओके, चलो पहले तो सबसे पहले बाइल जूस सीक्रेट करेगा, दैट इज देयर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमल्सिफिकेशन। मुझे ना एक्चुअली बीच बीच में बार बार कॉल आ रहे हैं ना, उसकी वजह से वो डिस्कनेक्ट हो रहा है, बिकॉज आई एम यूजिंग माय मोबाइल डेटा इसके लिए। ठीक है। सेकंड, other than secretion of the bile juice, it also helps in destruction of certain waste products. So it is called as what? This is known as detoxification. Okay, so detoxification is also done by the, एक मिनट ना pancreas आ गया बीच में, yeah, detoxification is also done by the hepatocytes, right? So that is the work done by the hepatocytes. Then other than this, the hepatocytes will have certain enzymes, इसमें कुछ ऐसे enzymes होते हैं hepatocytes में, and these enzymes will help in metabolism of proteins and fats and carbohydrates. ठीक है, so enzymes are secreted by the hepatocytes. This will help in metabolism. Metabolism is sum total of all the chemical reactions. So that is another function done by the hepatocytes. फिर कुछ hepatocytes ऐसे होते हैं जो और एक important blood protein secrete करते हैं. There is one blood protein which is released. ये ऐसा क्यों हो रहा है? Blood protein which is released by the hepatocyte, and that blood protein is known as fibrinogen. Okay, it is called as fibrinogen. And remember, fibrinogen is responsible for the clotting mechanism. तो clotting में ये काम में आएगा. So this is another function of the hepatocytes. Hepatocytes और एक secretion को secrete करते हैं. अभी देखो, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि ब्लड जब कभी भी बाहर आता है, यानी जब मुझे इंजुरी होता है, सपोज मुझे यहाँ पे हाथ पे ऐसे कट आ गया, बराबर है, इधर ऐसे हाथ पे कट आ गया, कट आने के बाद क्या होगा? the blood will start coming out, बराबर है, ब्लड बाहर आना चालू हो जाएगा. बट इफ आई होल्ड दैट पर्टिकुलर रीजन फॉर सम टाइम और बाद में मैं निकलता हूं तो वो ब्लीडिंग बंद हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज व्हाट? जिसमें ब्लीडिंग बंद हो जाता है. मेरा वीडियो चालू है बेटा. जिसमें ब्लीडिंग बंद हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्लॉटिंग. वेरी गुड, सो इट इज कॉल्ड एज द क्लॉटिंग मैकेनिज्म. परफेक्ट. अभी मेरा सवाल ये है कि क्लॉटिंग कौन करता है? Who is doing this clotting mechanism? Platelets. Lovely, Niyati. Fantastic. Very good. Clotting mechanism, platelets, lymph. बोला किसने? lymph नहीं करता है. Platelets is the correct answer. Very good. अच्छा, platelets तो हमारे normal blood circulation में भी है. तो जब blood circulation normal होता है, तब clotting होता है क्या? जब हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन में प्लेटलेट्स है, फिर भी क्लॉटिंग हो रहा है क्या? नहीं. मतलब जब ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है तो उस टाइम पे देयर इज सम केमिकल और समथिंग व्हिच इज प्रिवेंटिंग दिस क्लम्पिंग ऑफ द प्लेटलेट्स सो दैट दे विल फॉर्म द क्लॉट. अगर नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन में अगर ये प्लेटलेट्स क्लम्प हो गए और उन्हें क्लॉट किया तो वो हार्ट में जाके अटक जाएगा, ब्रेन में अटकेगा, किडनी के ब्लड वेसल्स में अटकेगा और हम लोग मर जाएंगे. लेकिन ऐसा होता नहीं है. मतलब there is something which is preventing that clotting mechanism in a normal circulation, and that substance which is released in the blood is known as heparin. Okay, it is called as heparin. और ये heparin क्या करता है? Heparin is also secreted by hepatocyte, which again prevents clumping of platelets. ओके, तो ये हिपैरिन क्या करता है? क्लम्पिंग ऑफ प्लेटलेट्स, मतलब क्लॉटिंग मैकेनिज्म नॉर्मल सर्कुलेशन में ये रोक देता है. नो, दैट्स अ डिसीज बेटा, निशिता. वो बीमारी है ना, तो वो क्लॉट बेसिकली होता है, क्लॉट नहीं होता है, इट्स कॉल्ड एज द थ्रोम्बस. सो दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ सम डिपोजिशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स व्हिच गेट्स डिसलॉज्ड इनटू द ब्लड सर्कुलेशन. तो वो बीमारी है, दैट इज डिफरेंट. Heparin is one substance which is released in the blood, which is basically from the hepatocyte. Plus hepatocytes का और एक काम रहता है to synthesize
विटामिन, कौन कौन से विटामिन को सिंथेसाइज करते हैं? तो ये विटामिन डी को सिंथेसाइज करेंगे, विटामिन ए को सिंथेसाइज करेंगे, विटामिन बी 12 को सिंथेसाइज। सो दैट इज ऑल्सो अनदर फंक्शन डन बाय द हिपैटोसाइट्स। अभी इसके अंदर ना बहुत सारे साइनोसाइड्स होते हैं, साइनसेस होते हैं। सो लीवर विल ऑल्सो एक्ट एज अ ब्लड रिजर्वायर। ओके, सो इट विल ऑल्सो एक्ट एज अ ब्लड रिजर्वायर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट काम होता है लीवर का, दैट इट विल हेल्प इन स्टोरेज ऑफ द ब्लड। अभी ये जो स्टोरेज जो हो रहा है ग्लाइकोजन का, तो वो भी कौन कर रहा है? सो दैट इज ऑल्सो डन बाय, अभी यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, स्टोरेज और स्टोरेज ऑफ glycogen, मतलब glucose is stored in the form of glycogen, so that is also a function of hepatocytes, correct? And of course hepatocytes will produce this process of deamination, तो deamination में भी काम में आता है hepatocytes, यानी ये अलग अलग ग्रुप ऑफ हिपैटोसाइट्स है और उनका ये पूरा काम है, ठीक है? विटामिन के बेटा ब्रिटिशा विल हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन along with the help of thrombokinase, ठीक है? तो इतने सारे लीवर के फंक्शंस है, ओके या, सो these are all the functions of the liver. To be more precise, these are the functions of hepatocytes. ये हेपेटोसाइट के काम। तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप ऑफ हेपेटोसाइट्स होते हैं और ये सब मिलकर ये अपना काम करते रहते हैं, ठीक है? चलो गुड, ये सब लोग लिख लो अच्छे से, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों ने ये सब लिख लिया है, so that we can move ahead. प्लेटलेट अगर नहीं रहेगा ना बेटा, तो ये हो जाता है, यानी नॉर्मल जो ब्लीडिंग होना आई नो अनन्या एकदम खतरनाक है मेरा हैंडराइटिंग, छोड़, खास मत उसके ऊपर। अच्छा, अभी प्लेटलेट काउंट कम होना मतलब क्या हो गया? जो नेचुरल जो मैकेनिज्म होता है बॉडी के अंदर, जिसमें से हमारे नेचुरल ऑरिफाइसेस जो होते हैं, ओपनिंग्स होते हैं, या फिर जैसे नोज है, माउथ है, ईयर है, तो उसमें से ब्लीडिंग नहीं होता है, क्योंकि वो प्लेटलेट उसको रोक के रखता है। तो प्लेटलेट वो ना फंक्शन करता है। अभी यहाँ पे क्या हो गया? प्लेटलेट ही कम हो गए, प्लेटलेट कम हो गए, तो इसकी वजह से बॉडी से यानी नेचुरल ऑरिफाइसेस से ब्लीडिंग होना चालू हो जाता है, बिकॉज ब्लड स्टार्ट्स बिकमिंग वेरी थिन एंड देन इट स्टार्ट्स रिलीजिंग आउट। हाँ हाँ, दे दूंगा, नो प्रॉब्लम सर। लीवर फेल में हो में होता क्या है? लीवर फेलियर मतलब ये सारे फंक्शन फेल हो गए ना। और ये क्यों हो रहा है? लीवर फेलियर इज लाइक सिरोसिस ऑफ द लीवर, या फिर डैमेज हो गया लीवर का, सो इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ अल्कोहल, तो उसकी वजह से होता है। लास्ट फंक्शन इज डीएमाइनेशन बेटा। यस, बॉडी के अंदर भी कभी कभी हो जाता है, दैट इज कॉमनली सीन इन डायबिटिक पेशेंट। ऋतुजा, लास्ट फंक्शन इज डीएमाइनेशन। डायबिटिक पेशेंट्स में कॉमनली देखा गया प्रॉब्लम। साइनोसॉइड्स आर द स्ट्रक्चर्स, ब्लड साइनोसॉइड्स होते हैं ना, यानी साइनसेस, साइनस मतलब साइनोसॉइड्स का मतलब आता है साइनस, साइनस का मतलब आता है कैविटी। तो छोटे छोटे कैविटीज होते हैं विच एक्ट्स एज अ ब्लड रिजर्वायर, ठीक है? सेप्टे मतलब पर्दा, लाइक यू नो पार्टीशन। तो सपोज ये लीवर है, तो इसके अंदर ऐसे 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 पार्टीशन रहेंगे, और ये पार्टीशन से लोब्यूल्स बनना चालू हो जाता है, हिपैटिक लोब्यूल्स, ठीक है? अनन्या बोल रही है परफेक्ट ड्राइंग हैंडराइटिंग है, हाँ आई नो। यस, तो एंटीरियर पार्ट होनी है बेटा टीशा, एंटीरियर लोब ऑफ द लीवर कैन ओनली रीजनरेट, बाकी का नहीं होता। तो मतलब वहां पे स्पेशलाइज सेल्स होते हैं ना, जिसको हम लोग टोटीपोटेंट सेल्स बोलते हैं। स्टमक नहीं फूलता है, एब्डोमिनल कैविटी क्या होता है ना, लीवर खराब हो गया ना, तो लीवर का जो फंक्शन होता है वो डैमेज होता है। सो देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इन द एब्डोमिनल कैविटी, उसकी वजह से एब्डोमिनल कैविटी फूल जाता है, राइट? सो दैट इज हाउ वी सी
the typical histology of the liver. I hope everyone has understood this. Liver is affected in jaundice नहीं, liver के affection से jaundice होता है बेटा. आदित्य उल्टा है. Yes, like a stem cell, correct. ठीक है? तुझे saying yes boss. So basically liver infection हो गया तो उसकी वजह से jaundice होता है. क्यों? क्योंकि bile salts, bile pigments वो रिलीज होना चालू हो जाता है ना ब्लड के अंदर, तो इसकी वजह से. क्या 60%? गायत्री 60% क्या? 60% ही समझा तुझे आज? डिफिकल्ट आया? अच्छा 60% ही समझा, तो क्या नहीं समझा गायत्री? वो है गायत्री, क्या नहीं समझा वो तो बोल. अरे अमन इज सेइंग यस डॉक्टर सर. ओके, तुम लोगों को पेशेंट तो नहीं बोल सकता. हाँ, दिव्य सिंह कैन यू एक्सप्लेन साइनोसॉइड अगेन? सर लास्ट स्लाइड दिखाओ. एक मिनट अनन्या रुक. साइनोसॉइड का मतलब आता है ये पूरे इसमें कैविटी में छोटे छोटे कैविटीज होते हैं, स्मॉल स्मॉल ऐसे कैविटीज बन जाते हैं पाउच लाइक. सो दोस पाउच लाइक कैविटीज आर कॉल्ड एज अ साइनोसॉइड व्हिच एक्ट्स एज अ रिजर्वायर ऑफ द ब्लड, यानी वहां पे ब्लड थोड़ा सा जमा रहता है. सो यू विल ऑलवेज फाइंड दैट लीवर विल बी रिच इन ब्लड. ठीक है? No, they are not the blood vessels. They are the cavities which are connected by the blood vessels. समझ में आ रहा है? So there are the cavities, small cavities, pouch-like structures which are connected by the blood vessels. Hepatic lobule means ये structure. Yes. बराबर. Hepatic lobule मतलब ये पूरा है बेटा, ये पूरा है. और इसमें से ये जो hexagonal निकाला है that is hepatic lobe. और उसके बाहर जो छोटा छोटा मैंने ब्लड वेसल वाला निकाला है that is called as the portal canal. ठीक है? चलो, तो लीवर को अगर हम लोग अंदर से देखते हैं, टिश्यू देखते हैं, तो हर जगह आपको ऐसे छोटे 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 ऐसे लोब्यूल्स दिखेंगे. यस, लाइक अ फंक्शनल यूनिट. परफेक्ट शब्द, यू कैन से इट्स अ फंक्शनल यूनिट ऑफ द लीवर. डन. चलो, आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द टॉपिक. आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर नाउ क्योंकि थोड़ा मुझे एक मीटिंग में जाना है. अनदर लेक्चर आई हैव. थर्ड एंड फोर्थ फंक्शन ऑफ द हेपेटोसाइट. 1 2 3 एंजाइम्स ना. एंजाइम्स आर सिक्रेटेड फॉर द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. तो मैं बोलता हूं जब केमिकल डाइजेशन होगा उस टाइम पे आएगा. और ब्लड प्रोटीन होता है उसको हम लोग बोलते हैं फाइब्रिनोजेन. अनन्या एक मिनट रुक. तो फाइब्रिनोजेन को भी सिक्रेट करने का काम लीवर करता है. जो काम में किसमें आता है ब्लड में, इट विल बी यूजफुल फॉर द क्लॉटिंग मैकेनिज्म. ये समूली, थैंक यू वेरी मच बेटा. बाय बाय, सी यू, टेक केयर. जिनका हो गया वो लोग जा सकते हैं. ये वाला लास्ट स्लाइड अनन्या. नहीं नहीं, there are bunch of canaliculi. Okay, Tisha, not only one. There are many canaliculi which are present in the liver, and all canaliculi will join to the central canal, और central canal से lymph बाहर आएगा. इसके पहले का this one. Yes, अनन्या बराबर है. हाँ, फोटो ले ले, फोटो ले ले. टेक अ स्क्रीनशॉट. डन. चलो. यस. बाय बाय. Bye 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 Ananya. Thank you. Hepatic portal vein is same as the hepatic. No. Hepatic portal vein is different. मैं बाद में बोलता हूँ, उसमें और ज्यादा कंफ्यूजन होगा आपका, इसके लिए मैंने बोला नहीं. चलो बाय. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू ऑल. टेक केयर. स्टे होम. स्टे सेफ. बाय बाय श्रेया. बॉय. थैंक यू. बाय 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 बाय. कितने लोगों को बाय बाय करूँ? सबको बाय.